हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट और अन्य प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के लिए इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। और ये देखिए, इतिहास की जो है आज की क्लास 23वीं क्लास है और इस 23वीं क्लास में हम लोग इस समय मध्यकालीन भारत के प्रश्नों का प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मध्यकालीन भारत के प्रश्नों में भी हम लोगों ने अभी तक 7 क्लासेस जो है कर ली हैं। आज की क्लास जो है ये मध्यकालीन भारत के प्रश्नों की 8वीं क्लास है। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को मुगलों से संबंधित सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों से संबंधित 30 प्रश्नों को करवाया था। आज की क्लास में हम लोगों को उसी से संबंधित बाकी के और 30 प्रश्न जो है उनको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद फिर देखिए, आपका जो है मुगलों से संबंधित 1-2 क्लास और बचा रहेगा, उसको भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है मध्यकालीन भारत से ही संबंधित विजयनगर, बहमनी और मराठों से संबंधित प्रश्नों को भी प्रैक्टिस करेंगे। इतना करने के बाद हम लोग जो है आधुनिक भारत के इतिहास को करना शुरू करेंगे। तो इन सारी क्लासेस को हम लोग को एक एक करके क्रमवाइज करना है। तो पहले जैसे हम लोग कर रहे थे प्राचीन इतिहास के प्रश्नों को बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ, उसी तरीके से आगे की क्लासेस भी कराई जा रही हैं। इस तरीके से व्याख्या के साथ कराने से क्या होता है कि आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में बदलाव कर दिया जाता है। तो व्याख्या जब आप अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे, करे रहेंगे, तो प्रश्नों को बदलने पर भी या उनके जो ऑप्शन है, विकल्प है, बदल देने पर भी आपके पास गलती करने की गुंजाइश नहीं। इसीलिए इस तरीके से व्याख्या के साथ कराया जाता है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और आज की क्लास में हम लोगों को मुगलों से संबंधित जो और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी हल करना है। तो चलिए सॉल्व किया जाए। हाँ देखिए, इस समय हम लोग जो क्या कर रहे हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मध्यकालीन भारत की देखिए, ये आज की क्लास जो है 8वीं क्लास है। और इसमें आज हम लोगों को मुगल वंश से संबंधित साहित्य, स्थापत्य और सांस्कृतिक योगदान से संबंधित प्रश्नों को प्रैक्टिस करना है, उनको सॉल्व करना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। देखिए, हम लोगों ने 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस पिछली क्लास में कर ली थी। आज जो है उसके आगे के 30 प्रश्नों को करना है, जिसकी वजह से देखिए सीरियल नंबर जो है 31 दिख रहा है। ठीक, तो सबसे पहला प्रश्न देखिए आज की क्लास का क्या है कि अकबर के शासनकाल में फारसी भाषा का सबसे प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे। यानी अकबर के दरबार में देखिए, अकबर के शासनकाल में कई साहित्यकार थे, तो उसमें से फारसी भाषा का जो प्रसिद्ध साहित्यकार था वो कौन था। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया अबुल फजल, दूसरा दिया है बदायूनी, तीसरा दिया है फैजी, चौथा दिया है मुनीम खान। देखिए ये चारों जो लोग थे ये प्रसिद्ध साहित्यकार थे, लेकिन फारसी भाषा का जो विद्वान था देखिए, मुनीम खान नहीं था, अबुल फजल नहीं था, बदायूनी नहीं था, बल्कि कौन था, फैजी था। फैजी देखिए अबुल फजल का ही भाई था। तो ये क्या है कि फारसी भाषा का प्रसिद्ध साहित्यकार था। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि फैजी जो है अबुल फजल का भाई था और अकबर के दरबार का एक प्रसिद्ध कवि और विद्वान भी था। इसने कई फारसी कविताएं और धार्मिक विषयों पर ग्रंथ लिखे थे। तो ये फारसी का महत्वपूर्ण विद्वान माना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है अकबर द्वारा बनवाई गई जो फतेहपुर सीकरी है उसकी स्थापत्य शैली में किसका प्रभाव बहुत ज्यादा था। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया तुर्की शैली का, दूसरा दिया इस्लामी शैली का, तीसरा दिया हिंदू मुस्लिम मिश्रित शैली का और चौथा दिया फारसी शैली का। तो अकबर के द्वारा जो बनवाई गई फतेहपुर सीकरी थी उसमें जिस शैली का सबसे ज्यादा प्रभाव था देखिए, फारसी शैली नहीं थी, तुर्की नहीं थी, इस्लामी नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम मिश्रित शैली थी। इस क्वेश्चन का भी देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि फतेहपुर सीकरी की इमारतों में हिंदू और इस्लामी स्थापत्य कला का सुंदर समन्वय है। बुलंद दरवाजा और जामा मस्जिद इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शाहजहां के शासनकाल की वास्तुकला की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। यानी शाहजहां के शासनकाल में जो वास्तुकला बहुत तेजी से विकसित हुई थी उसका क्या विशेषता था सबसे प्रमुख। तो पहला ऑप्शन देखिए लाल पत्थर का प्रयोग, दूसरा दिया है संगमरमर का अधिक प्रयोग, तीसरा दिया है लकड़ी की नक्काशी और चौथा दिया है मिट्टी की ईंटें। तो उसके काल की जो स्थापत्य की विशेषता थी वो देखिए, लाल पत्थर का प्रयोग विशेषता नहीं थी, लकड़ी की नक्काशी नहीं, मिट्टी की ईंटें नहीं, बल्कि संगमरमर का अधिक प्रयोग। यानी उसके काल में जो स्थापत्य बनाए गए उसमें मार्बल यानी संगमरमर का उपयोग बहुत ज्यादा किया गया।
तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि शाहजहां के काल में जो स्थापत्य कला थी वो अपने देखिए चरम पर पहुंच गई थी। उसके द्वारा ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसी इमारतों में सफेद संगमरमर का अद्भुत प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, तुजुकी जहांगीरी किसकी आत्मकथा है? तो पहला ऑप्शन दिया देखिए अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां, चौथा औरंगजेब। तो तुजुकी जहांगीरी जिसकी रचना है, जिसकी आत्मकथा है, वो देखिए औरंगजेब नहीं है, शाहजहां नहीं है, अकबर नहीं, बल्कि कौन है, जहांगीर। तो ये जहांगीर की क्या है, आत्मकथा है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि तुजुकी जहांगीरी जो है जहांगीर की आत्मकथा है। इसमें इसने अपने शासनकाल, घटनाओं, कला और प्रकृति के प्रति अपने प्रेम का वर्णन किया है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि मुगल काल में नक्काशीदार बगीचों यानी चार बाग की परंपरा किससे प्रसिद्ध? यानी मुगल काल में देखिए विभिन्न प्रकार के नक्काशीदार बगीचे बनाए जाते थे जिनको चार बाग के नाम से जाना जाता है। तो किससे प्रेरित था? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया भारत, दूसरा दिया ईरान, तीसरा दिया तुर्की, चौथा दिया अरब। तो ये जो नक्काशीदार बगीचे थे चार बाग के रूप में, ये देखिए भारत से नहीं प्रभावित थे, तुर्की से नहीं, अरब से नहीं, बल्कि ईरानी से, यानी ईरान के इस प्रकार की जो परंपरा थी वो भारत में विकसित हुई। इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि चार बाग शैली के जो बगीचे थे वो फारसी प्रभाव से प्रेरित थे। यह बगीचा देखिए चार भागों में बांटा जाता था जो स्वर्ग के चार नदियों का प्रतीक था। यानी इसको कहा जाता था कि जैसे सिर्फ स्वर्ग में चार नदियां हैं तो इसी प्रकार से इस बगीचे को चार भागों में बांटकर बनाया जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में मुगल चित्रकला की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? यानी मुगल चित्रकला की विशेषता क्या थी? पहला देखिए धार्मिक चित्र, दूसरा दिया यथार्थवाद और सूक्ष्मता, तीसरा दिया मूर्तिकला आधारित चित्र और चौथा दिया केवल पौराणिक कथाएं। तो मुगल चित्रकला की सबसे प्रमुख विशेषता थी देखिए केवल पौराणिक कथाएं नहीं, धार्मिक चित्र नहीं, बल्कि क्या था, यथार्थवाद और सूक्ष्मता। मूर्तिकला आधारित चित्र भी नहीं। इस क्वेश्चन का भी देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए ऐसा बी। व्याख्या क्या है कि मुगल चित्रकला की प्रमुख विशेषता जो है मानव आकृतियों का यथार्थवादी चित्रण, सूक्ष्म रंग रेखाओं का प्रयोग और प्राकृतिक दृश्यों की सुंदरता। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला का निर्माण कराया था? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया देखिए अकबर, दूसरा दिया है जहांगीर, तीसरा दिया है शाहजहां, चौथा दिया औरंगजेब। तो मुगल शासकों में दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने नहीं, अकबर ने नहीं, जहांगीर ने नहीं, बल्कि किसने कराया था? शाहजहां। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आंसर सी। व्याख्या क्या होगा कि शाहजहां ने 1638 ईस्वी में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर लाल किला का निर्माण कराया। यह स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया, कला का स्वर्ण युग किस मुगल शासक के शासनकाल को कहा जाता है? पहला ऑप्शन देखिए दिया अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां, चौथा दिया औरंगजेब। तो कला का जो स्वर्ण युग कहा जाता है मुगल शासकों का काल देखिए औरंगजेब का नहीं, जहांगीर का नहीं, अकबर का नहीं, बल्कि शाहजहां के काल को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर सी है। व्याख्या क्या है कि शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य, चित्रकला और शिल्पकला का अत्यधिक विकास हुआ, इसीलिए इसको कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किस घटना की स्मृति में किया गया? किस घटना की यादगार के रूप में इस दरवाजे का निर्माण कराया गया था? तो पहला दिया देखिए अकबर की गुजरात विजय, दूसरा दिया हुमायूं की पुनर्स्थापना, तीसरा दिया जहांगीर की कश्मीर यात्रा और चौथा दिया शाहजहां की दक्षिण विजय। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण देखिए शाहजहां की दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में नहीं, जहांगीर की कश्मीर यात्रा के नहीं, हुमायूं की पुनर्स्थापना, बल्कि अकबर की गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया गया। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा 1601 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था।
यह देखिए 54 मीटर ऊंचा भव्य द्वार है, यानी इसकी ऊंचाई कितनी है, 54 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, जामा मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा निर्मित की गई थी? पहला ऑप्शन देखिए दिया बाबर, दूसरा दिया अकबर, तीसरा दिया शाहजहां, चौथा दिया औरंगजेब। तो जामा मस्जिद देखिए किसके द्वारा बनाई गई थी, औरंगजेब के द्वारा नहीं, अकबर के द्वारा नहीं, बाबर के द्वारा नहीं, बल्कि शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि दिल्ली की जो जामा मस्जिद थी उसको शाहजहां ने 1556 ईस्वी में बनवाया था। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है और मुगल स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में खराज कर किस पर लगाया जाता था, यानी खराज नामक जो कर था वो किस चीज पे लगाया जाता था? तो पहला ऑप्शन दिया देखिए भूमि, दूसरा दिया व्यापार, तीसरा दिया वस्त्र उद्योग, चौथा दिया नदी मार्ग। तो मुगल काल में खराज नामक जो कर लगाया जाता था देखिए वो नदी मार्ग पर नहीं, वस्त्र उद्योग पर नहीं, व्यापार पर नहीं, बल्कि किस चीज पे लगाया जाता था, भूमि पर। ये एक प्रकार का क्या था, भूमि कर था। ठीक, तो सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर ए। व्याख्या क्या होगा कि दारोगाए दीवाने खास, तो दरबार की विशेष बैठकों और औपचारिक आयोजनों की व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी था, उसी के द्वारा देखिए जो है ये भूमि कर यानी खराज जो है लगाया जाए। ठीक, यहाँ पर देखिए जो व्याख्या है ये थोड़ा सा दूसरे तरीके से टाइप हो गया है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मुगल काल में परवाना कर का अर्थ क्या था, यानी परवाना नामक जो कर लगाया जाता तो किस लिए लगाया जाता? पहला ऑप्शन देखिए दिया भूमि कर, दूसरा दिया व्यापारिक अनुमति पत्र, तीसरा दिया सैनिक वेतन और चौथा दिया है धार्मिक कर। तो मुगल काल में जो परवाना कर था देखिए वो धार्मिक कर नहीं था, सैनिक वेतन नहीं, भूमि कर नहीं, बल्कि क्या था, एक प्रकार का व्यापारिक अनुमति पत्र था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर बी है। व्याख्या क्या होगा कि परवाना जो है क्या था, एक व्यापारिक अनुमति पत्र था। व्यापारी इस पत्र के आधार पर क्या करते थे, करों का भुगतान करके व्यापार किया करते। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, मुगल काल में किसने सिक्कों का मानकीकरण किया, यानी सिक्कों को किसने स्टैंडर्डाइज किया, किसने मानकीकृत किया? पहला ऑप्शन दिया देखिए बाबर, दूसरा दिया अकबर, तीसरा जहांगीर, चौथा औरंगजेब। तो मुगल काल में सिक्कों को जिसने मानकीकृत किया था देखिए औरंगजेब नहीं था, जहांगीर नहीं था, बाबर नहीं था, बल्कि कौन था, अकबर ने। अकबर ने इनको मानकीकृत किया था। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि अकबर ने मुद्रा प्रणाली को क्या किया था, व्यवस्थित किया और उसने रुपया नामक मानक सिक्का जारी किया। यह पूरे साम्राज्य में समान मूल्य का हुआ करता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, मुगल काल में कपास और सूती वस्त्र उद्योग जो है किस क्षेत्र में विशेष रूप से विकसित था? पहला ऑप्शन देखिए दिया बंगाल, दूसरा दिया राजस्थान, तीसरा दिया पंजाब, चौथा दिया महाराष्ट्र। तो मुगलों के काल में देखिए जो कपास और सूती वस्त्र उद्योग था वो किस लिए कहाँ से विकसित था, देखिए महाराष्ट्र में नहीं, पंजाब में नहीं, राजस्थान में नहीं, बल्कि कहाँ पर, बंगाल के क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि बंगाल में सूती वस्त्र उद्योग अत्यंत विकसित था। यह कालीन, पट्टी और सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था और विदेशों में इसका निर्यात किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, मुगल काल में किस व्यापारिक मार्ग पर राहदारी कर लगाया जाता, यानी किस प्रकार के व्यापारिक मार्ग पर राहदारी कर था? तो ऑप्शन है नदी मार्ग, सड़क मार्ग, समुद्री मार्ग, रेलवे मार्ग। तो उस समय देखिए रेलवे तो थी ही नहीं, समुद्री मार्ग उतना विस्तृत था नहीं, नदी मार्ग भी नहीं, किस पर लगाया जाता था, सड़क मार्ग पर। इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि राहदारी कर जो है व्यापारिक वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर था जो सड़क मार्ग से गुजरते समय वसूला जाता। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, अकबर के शासन काल में किस उद्योग को राजकीय संरक्षण प्राप्त था, यानी सरकार के द्वारा उस समय शासकों के द्वारा संरक्षण किस उद्योग को दिया जाता था? तो पहला देखिए हथियार निर्माण, दूसरा दिया वस्त्र और कढ़ाई, तीसरा दिया लौह और धातु और चौथा दिया है चीनी मिट्टी के बर्तन। तो अकबर काल में जिस उद्योग को संरक्षण दिया जाता था राजकीय, वो देखिए चीनी मिट्टी के बर्तन नहीं है, लौह और धातु नहीं, हथियार निर्माण नहीं, बल्कि क्या है, वस्त्र और कढ़ाई।
तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि अकबर के शासनकाल में वस्त्र उद्योग विशेष रूप से कढ़ाई और सूती कपड़े को संरक्षण प्रदान किया जाता था। दरबार में इन्हें पहनने की प्रथा थी। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, मुगल काल में सिक्का शब्द का क्या अर्थ था? यानी सिक्का शब्द किस लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो पहला देखिए दिया भूमिकर, दूसरा दिया मुद्रा, तीसरा दिया सैनिक, चौथा दिया बाजार। तो मुगल काल में सिक्का शब्द जो है प्रयोग होता था, देखिए बाजार के लिए नहीं, सैनिक के लिए नहीं, भूमिकर के लिए, बल्कि किसके लिए होता था? मुद्रा के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। देखिए सही उत्तर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि सिक्का जो है मुगल काल में मुद्रा को कहा जाता था। प्रत्येक सिक्के पर सम्राट का नाम और वर्ष अंकित होता था, यानी जिस सम्राट ने उसको छपवाया होता था उसका नाम और उसका वर्ष। अगला क्वेश्चन लिख दिया है, मुगल काल में कौन सा उद्योग हथकरघा वस्त्र उद्योग का मुख्य केंद्र था? यानी हथकरघा वस्त्र उद्योग कहाँ पर ज्यादा प्रसिद्ध था? पहला दिया देखिए दिल्ली, दूसरा दिया आगरा, तीसरा दिया बंगाल और चौथा दिया राजस्थान। तो मुगल काल में देखिए हथकरघा उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध स्थान था वो राजस्थान नहीं था, दिल्ली नहीं, आगरा नहीं, बल्कि बंगाल में। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है? सी है। व्याख्या क्या होगा कि बंगाल जो है मुगल काल में हथकरघा वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की वस्तुएं यूरोप और दक्षिणी पूर्व एशिया में निर्यात होती थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, मुगल काल में हथियार और कवच उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ था? यानी हथियार और कवच उद्योग कहाँ पर ज्यादा रूप में विकसित था? तो पहला देखिए दिया है दिल्ली, दूसरा दिया दिल्ली और अहमदाबाद, तीसरा दिया है गुजरात और चौथा दिया पंजाब। तो हथियार और कवच उद्योग जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनता था? देखिए पंजाब में नहीं, गुजरात में नहीं, दिल्ली में नहीं, दिल्ली और अहमदाबाद दोनों में। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि दिल्ली और अहमदाबाद जो है मुगल काल में हथियार और कवच उद्योग का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। इनकी गुणवत्ता और नक्काशी जो है अत्यंत प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, मुगल काल में कढ़ाई और बुनाई का संरक्षण किसने किया? पहला ऑप्शन देखिए दिया बाबर, दूसरा दिया अकबर, तीसरा दिया जहांगीर, चौथा दिया औरंगजेब। तो मुगल काल में देखिए कढ़ाई और बुनाई का संरक्षण जिस शासक ने किया था, देखिए वो औरंगजेब नहीं था, जहांगीर नहीं, बाबर नहीं, बल्कि कौन था? अकबर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर बी है। व्याख्या क्या होगा कि अकबर ने वस्त्र, कढ़ाई और बुनाई उद्योग को संरक्षण प्रदान किया। दरबार और महलों में मुगल शैली के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, मुगल प्रशासन में वजीर का मुख्य कार्य क्या था? यानी जो वजीर होते थे वो कौन सा काम करते थे? तो पहला देखिए दिया सेना का नेतृत्व, दूसरा दिया वित्त और राजस्व का प्रबंधन, तीसरा दिया धार्मिक मामलों की देखरेख और चौथा दिया है न्यायिक कार्य। तो मुगल काल में जो वजीर होता था वो क्या काम करता था? सेना का नेतृत्व नहीं, धार्मिक मामलों की देखरेख नहीं, न्यायिक कार्य नहीं, बल्कि क्या करता था? वित्त और राजस्व का प्रबंधन। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर बी है। व्याख्या क्या होगा कि वजीर जो है राज्य का प्रधानमंत्री होता था और वह मुख्यतः वित्त, राजस्व और प्रशासनिक नीतियों की देखरेख किया करता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया, मुगल काल में फौजदार जो है किसके अधीन कार्य करता था? फौजदार जो है कौन सा काम करता था, किसके अधीन होता था? तो पहला देखिए दिया जिला अधिकारी, दूसरा दिया सूबेदार, देखिए सूबेदार हो गया, सूबेदार, वजीर और सरदार, सदरे सदर। तो देखिए जो फौजदार होता था वो देखिए जिला अधिकारी के तहत नहीं, वजीर के तहत नहीं, सदरे सदर के तहत नहीं, बल्कि सूबेदार के अधीन कार्य करता था। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि फौजदार जो है वह स्थानीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार के अधीन काम करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, अकबर के प्रशासन में मनसब का क्या अर्थ था? यानी मनसब किस लिए प्रयुक्त होता था? पहला देखिए दिया सैनिक का पद, दूसरा दिया कर संग्रहण प्रणाली, तीसरा दिया धार्मिक पद और चौथा दिया न्यायिक पद। तो अकबर के प्रशासन में देखिए मनसब जो होता था वो
न्यायिक पद के लिए नहीं, धार्मिक पद के लिए नहीं, कर संग्रहण प्रणाली के लिए, बल्कि सैनिक के पद के लिए इस्तेमाल होता था। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर ए। व्याख्या क्या होगा कि मनसबदारी प्रणाली के तहत जो प्रत्येक अधिकारी होता था उसको एक पद और उसके अनुसार उसको वेतन और सैनिकों की संख्या निर्धारित होती थी। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, मुगल समाज में जमींदार किस कार्य के लिए जिम्मेदार होते थे? जमींदारों को क्या कार्य होता था? पहला ऑप्शन दिया देखिए कर संग्रह, दूसरा दिया सैनिक सेवा, तीसरा दिया न्यायपालिका, चौथा दिया धार्मिक अनुष्ठान। तो मुगल काल में देखिए जो जमींदार हुआ करते थे वो धार्मिक अनुष्ठान के लिए नहीं, न्यायपालिका के लिए नहीं, सैनिक सेवा के लिए, बल्कि कर संग्रहण के लिए कार्य के लिए नियुक्त किए जाते थे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि जमींदार जो है किसानों से कर वसूल करके उसे राज्य को जमा करवाते थे, वे प्रशासनिक मध्यस्थ का कार्य करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में जजिया कर किसके शासन काल में समाप्त हुआ था? जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया बाबर, दूसरा दिया अकबर, तीसरा दिया जहांगीर, चौथा दिया औरंगजेब। तो जजिया कर को देखिए समाप्त करने वाला जो शासक था औरंगजेब नहीं था, क्योंकि औरंगजेब ने इसको पुनः शुरू कर दिया था, तो गलत हो जाएगा। जहांगीर नहीं, बाबर नहीं, बल्कि अकबर ने क्या किया था? जजिया कर को बंद कर दिया था। बाद में जो है औरंगजेब के द्वारा इसको शुरू कर दिया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर बी। व्याख्या क्या होगा कि अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता के तहत 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, मुगल काल में सदरे सदर किस विभाग का प्रमुख हुआ करता था? यानी सदरे सदर को किस विभाग का प्रमुख बनाया गया था? पहला देखिए दिया वित्त, दूसरा दिया धर्म और दान, तीसरा दिया है सेना, चौथा दिया न्याय। तो मुगल काल में जो सदरे सदर था देखिए वो न्याय का प्रमुख नहीं, सेना का प्रमुख नहीं, वित्त का प्रमुख नहीं, बल्कि धर्म और दान का प्रमुख था। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि सदरे सदर जो है धार्मिक और दान संबंधी मामलों का प्रमुख हुआ करता था। यह देखिए उलेमा और धार्मिक संस्थानों की देखरेख करता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर के दरबार में नवरत्न में कितने विद्वान और कलाकार थे? यानी अकबर के दरबार में जो नवरत्न हुआ करते थे वो कितने लोग थे? काफी आसान सा प्रश्न है, इसका देखिए उत्तर जो है इसके प्रश्न में ही है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया है 7, 8, 9, 10। तो नवरत्न थे तो कितने होंगे? 10 नहीं, 8 नहीं, 7 नहीं, बल्कि क्या होंगे? 9 होंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नवरत्न का मतलब होता है मूल्यवान और बहुमूल्य। तो ये कितने थे? इनकी संख्या 9 थी। आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि अकबर के दरबार में देखिए 9 प्रमुख विद्वान और कलाकार थे जिन्हें क्या कहा जाता था? नवरत्न कहा जाता था। जिसमें देखिए अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। तो इस तरीके से टोटल कितने लोग थे? 9 लोग थे। और ये लोग क्या थे? अकबर के दरबार के नवरत्न थे। अगला क्वेश्चन है देखिए, मुगल काल की अर्थव्यवस्था में मुख्य आय स्रोत क्या था? यानी आय का मुख्य स्रोत क्या हुआ करता था? पहला देखिए दिया है व्यापार, दूसरा दिया है कृषि, तीसरा दिया है शिल्प, चौथा दिया है करों से आय। तो मुगल काल की अर्थव्यवस्था में देखिए मुख्य आय स्रोत क्या था? करों से आय नहीं, शिल्प नहीं, व्यापार नहीं, बल्कि कृषि। यानी कृषि से सबसे ज्यादा आय मुगल काल में। इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि मुगल साम्राज्य की आय की मुख्य स्रोत में कृषि हुआ करती थी। भूमि कर में देखिए खराज और धसाला से राज्य को अधिकतम राजस्व प्राप्त होता था। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या दिया देखिए, मुगल काल में चालक कर या सीमा शुल्क किस पर लगाया जाता था? तो देखिए ऑप्शन दिया देखिए भूमि पर, दूसरा दिया घरेलू उत्पादन पर, तीसरा दिया व्यापारिक वस्तुओं पर और चौथा दिया सैनिकों के वेतन पर। तो मुगल काल में जो चालक कर लगाया जाता था देखिए वो भूमि पर नहीं, घरेलू उत्पादन पर नहीं, सैनिक वेतन पर नहीं, बल्कि किस पर? व्यापारिक वस्तुओं पर। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर है सी।
व्याख्या क्या होगा कि चालक कर उन व्यापारिक वस्तुओं पर लगाया जाता था जो देश में आयात निर्यात की जाती थी। यह आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि मुगल काल की सामाजिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग सर्वोच्च था, यानी किस वर्ग को सबसे ज्यादा ऊंचा वर्ग माना जाता था, सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। पहला देखिए दिया है किसान, दूसरा दिया है सैनिक, तीसरा दिया है शाही परिवार और उच्च प्रशासन, और चौथा दिया है व्यापारी। तो मुगल काल की सामाजिक संरचना में जो सर्वोच्च पद था, जो सर्वोच्च स्थान था, वो देखिए व्यापारियों का नहीं था, किसानों का नहीं था, सैनिकों का नहीं, बल्कि किसका था, शाही परिवार और उच्च प्रशासनिक लोगों का। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि मुगल समाज में शाही परिवार और उच्च प्रशासनिक जो अधिकारी होते थे वो सर्वोच्च स्तर पर होते थे। यह वर्ग शासन, न्याय और धन के नियंत्रण में महत्वपूर्ण होता था। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने 30 प्रश्नों का बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ प्रैक्टिस किया और मैंने आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से भी बताने का प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को किसी भी ऑप्शन में या किसी भी प्रकार के प्रश्न में कोई त्रुटि नज़र आती है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसमें अगर किसी त्रुटि को पाऊंगा तो मैं उसको ज़रूर संशोधित करूंगा, उसमें बदलाव करूंगा और आप लोगों को उसको बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।